गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लास्ट क्लास हमने पोल्ट्री वगैरह बात कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोल्ट्री केयर। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? पोल्ट्री केयर, यानी कि हम पोल्ट्री की कैसे देखभाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एनिमल्स बर्ड्स लाके अपने घर पे रख दिया बस काम हो गया। उनकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको कोई डिजीज हो जिसकी वजह से वो मर जाएं, तो उनकी सेफ्टी भी हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए आइए देखते हैं क्या है पोल्ट्री केयर। पोल्ट्री रिक्वायर्स गुड केयर। पोल्ट्री को भी बहुत ज़्यादा अच्छे चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छे का मतलब क्या है, हाँ उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है हमें प्रोवाइड करना, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, फूड, ठीक है, उनको टाइम से जितनी भी चीज़ें ज़रूरत हो उनको खाने वाले मिल जानी चाहिए। सेकंड शेल्टर, उनके रहने की अरेंजमेंट साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कहीं भी लाकर छोड़ दिए। थर्ड वन इज डिजीज कंट्रोल। उसके बाद हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई बीमारी ना हो। अगर हो गई तो हमें उसकी मेडिसिन उनको ला के तुरंत सही करना होगा, अदरवाइज दे विल डाई। वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो आके आपसे कहेंगे कि हम बीमार हैं। हमें खुद ब खुद उनको बार बार चेक करते रहना होगा कहीं वो बीमार तो नहीं है। क्लियर है? चलिए ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड, यानी जब अंडे से बच्चा निकला जो है उससे बड़े होने के टाइम तक, ग्रोइंग पीरियड वही होता है छोटे से बड़ा होना, उस टाइम में फ्रॉम बर्थ टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि छोटे से काफ़ी बड़े होने तक चिकन्स रिक्वायर। चिकन्स को क्या क्या चाहिए? रिक्वायर मीन्स दे नीड, व्हाट डू दे नीड इज फर्स्ट वन एनफ स्पेस। उनको अच्छा खासा ज़्यादा सा स्पेस चाहिए ताकि दिन भर वो घूमते रहें। अच्छा घूमने से क्या फ़ायदा? हाँ दे विल बी हेल्दी। सेकेंड वन रेस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड, और ऐसा नहीं कि उनको कुछ भी खिलाते रहिए और कितना वो खिलाते रहे, नहीं, उनको प्रॉपर अमाउंट में जो ज़रूरत है सिर्फ वही खिलाना चाहिए। उसके लिए आप डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ड्यूरिंग लेइंग पीरियड, यानी कि जब वो बड़े होके अंडे दे रहे हो तब, फ्रॉम सेक्सुअल मैच्योरिटी टिल द एंड ऑफ एग लेइंग, जब वो बड़े होके वो खुद अंडे दे सकते हैं, उस केस में द पोल्ट्री नीड्स, उनको क्या क्या चाहिए फिर से? एनफ स्पेस, हाँ। दूसरा प्रॉपर लाइट, सफिशिएंट वाटर, लाइट भी प्रॉपर आनी चाहिए और वाटर भी पूरा मिलना चाहिए। थर्ड फीड रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड के। ये कुछ प्रोटीन्स वगैरह है, जैसे प्रोटीन्स मिलना चाहिए, फैट मिलना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन के, तो ऐसे कहीं मिलता नहीं है, ये फूड आइटम में पाया जाता है। तो आप ऐसे फूड उनको खिलाइए जिसमें कि ये ज़्यादा मात्रा में हो। समझ में आ गया? चलिए आगे फिशरीज। हाँ फिशरीज क्या होगा, नेम से पता चल रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेयरिंग ऑफ फिश फॉर अर्निंग मनी। अब हम पैसा कमाने के लिए अगर मछली पालन करें, इट मीन्स मछली को पालें फिर हम उसे बेचें, दैट इज नोन एज फिशरीज। फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हु लिव अंडर वाटर। जो पानी के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फिश तो अंदर ही रहती है ना, हाँ बाहर थोड़ी रहती है। दैट्स वाई फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल। फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन्स एंड आयोडीन। जो फिश होते हैं या सी फूड होते हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे सी क्रिएचर्स को भी लोग खाते हैं। कई लोग स्नेक वगैरह भी खाते हैं। फिलहाल आपको ज़्यादा इरिटेट होने की जरूरत नहीं, वो आपके देश के नहीं है। क्लियर है? हाँ वो लोग हैं ना, सबका अलग अलग नेचर होता है, तो अपने हिसाब से करते हैं। तो बहुत सारे लोग फूड और सी क्रिएचर्स को खाते हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स को। तो वो कैसे क्यों करते हैं? क्योंकि दे नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड आयोडीन इन द सी क्रिएचर्स और एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है और क्या मिलता है? आयोडीन। फिश इज द मेजर पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। कोस्टल एरियाज आर दोज प्लेसेस विच आर सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ सी, यानी समुद्र के किनारे वाले जो जगह होते हैं, दे आर नोन एज कोस्टल एरियाज। बहुत सारे स्टेट है ना जो समुद्र के किनारे हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज। तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर फिश एंड राइस खाते हैं। क्यों? सिंपल बात है, राइस उनको मिल जाता है और फिश वो वहाँ पे सस्ती पड़ती है, इसलिए वो जनरली वो क्या खाते हैं? फिश और राइस खाते हैं।
तो वहाँ के जो लोग होते हैं कोस्टल एरियाज के, उनके फूड का जो मेजर पार्ट है, यानी जनरली वो ज़्यादातर जो क्या खाते हैं वो फिश होता है उसमें। द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश कल्चर इन फिश नर्सरीज कॉल्ड हैचरीज इज नोन एज पिस्सी कल्चर। हाँ, जो हमें लिखना है वो तो हम बताना भूल ही गए। आप हेडिंग डालेंगे पोल्ट्री केयर, फिर आप लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें सिर्फ यहाँ तक मेंशन करिएगा ना, यहाँ से यहाँ, फिर 1-2 पॉइंट, फिर इसमें लिखेंगे यहाँ से ड्यूरिंग लेइंग पीरियड लिखेंगे, और 1-2-3 पॉइंट्स। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद देन यू विल बी रीडिंग फिशरीज, हेडिंग डालेगा फिशरीज, और डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पिस्सीकल्चर क्या है। पिस्सीकल्चर कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वैसे ही फिश फार्मिंग भी होती है। यानी कि अब लोग घर के सामने या अगल बगल काफ़ी बड़ा सा तालाब बना लेते हैं, उस तालाब में फ्रेश वाटर रखते हैं और उसमें मछली पालते हैं। क्यों? ताकि वो मछलियों को बेच के पैसा कमा सकें। तो इस जो पूरा प्रोसेस है ना, डैट इज नोन एज पिस्सीकल्चर। उसी को हम क्या कहते हैं, पिस्सीकल्चर। कैसे कहेंगे, जैसे आपको याद है हम लोग एग्रीकल्चर पढ़े थे, फार्मिंग को एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर हमने हॉर्टिकल्चर पढ़ा था। हाँ, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे गार्डन एरिया में ग्रो हो सकते हैं। कौन कौन है, याद है? फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ये क्या है, हॉर्टिकल्चर। वैसे ही पिस्सीकल्चर होता है। पिस्सीकल्चर मतलब जब हम फिश को पालते हैं। क्लियर है? पिस्सीकल्चर याद रहेगा। आगे देखिए, स्पेशल पोन्ड्स आर ऑल्सो डेवलप्ड एज हैचरीज। हैचरीज क्या होते हैं, सोर्स ऑफ वाटर होता है जहां पर हम इनको पालते हैं। जैसे हमने याद है कल बताया था फार्म क्या होते हैं, जहां पे हम पोल्ट्रीज को रखते हैं। वैसे ही जहां पे हम इनका मछली पालन करते हैं ना, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, हैचरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, हैचरीज। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड हैचरीज। क्यों? क्योंकि अगर हम तालाब खुद बनाया है तो मैन मेड हो गया। अगर वो नदी होती, यानी वो पहले से ही है, तो क्या होता, नेचुरल होता। सच हैचरीज आर प्रोवाइडेड विथ सफिशिएंट लाइट एंड ऑक्सीजन। हम वहाँ पे प्रॉपर लाइट, यानी कि हम जो हैचरी बना रहे हैं जहाँ पर हमें मछली पालन करना है, वो एरिया हम 10 घर के बीच में नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइट थोड़ी कम आएगी। हमें ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे प्रॉपर लाइट आती हो और हवा भी प्रॉपर अमाउंट में आता हो, ताकि उनको ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहे। नेक्स्ट, द हैचरीज विथ सर्कुलेटिंग वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड कैनल्स आर कॉल्ड नेचुरल हैचरीज। यानी कि कुछ ऐसे भी हैचरीज हैं जिसका वाटर हमेशा बदलता रहता है, यानी कि वो तालाब नहीं हो सकता। दैट कैन बी रिवर, दैट कैन बी लेक, दैट कैन बी सी। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, मैन मेड नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, नेचुरल हैचरीज कहेंगे। यानी कि इसको हमने नहीं बनाया, ये पहले से हैचरीज वगैरह थी जिसमें मछलियां रहती थी। बात समझ में आ गई? सो दे विल बी नोन एज नेचुरल हैचरीज। घर पे सामने गड्ढा करके अगर हम मछली पालने लगे तो वो तो हैचरी है कि नहीं है, हैचरी है। वो कैसी हैचरी है, मैन मेड या नेचुरल? हाँ, क्या है वो, मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं हो सकता। नेचुरल हैचरीज वो होते हैं जो कि खुद से बने हों, जिसमें पानी हमेशा चेंज होता है, यानी पानी हमेशा आता रहे और पानी वहां से जाता रहे। द यूजेस ऑफ नेचुरल हैचरीज हैज इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट ऑफ फिश फ्रॉम 30 to 95%। इससे बड़ी फायदे हैं। अच्छा, जनरली जो हम सोच पाते वो ये है ना कि इससे क्या होगा, मछलियों को हम मार डालते हैं, इससे फायदे भी तो हैं। पहले क्या था, जो मछलियाँ थी बहुत कम होती थी, नंबर में ही कम रहती थी। अभी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर में हो गई। क्यों? क्योंकि हम उनको खुद पॉपुलेट कराते, उनको ग्रोथ कराते, हम छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तब हम उनको बेचते हैं ना। यानी कि हम उनकी देखभाल भी करते हैं, तो उसकी वजह से उनके पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए कितना, फ्रॉम 30% to 95%, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। कितना, 65% तक इंप्रूवमेंट हो चुका है। आगे देखिए, द फिश विच ब्रीड्स इन सी वाटर इज टर्म्ड एज मैरीन फिश। आपने हमेशा नाम सुना ना, मैरीन फिश, मैरीन फिश, मैरीन फिश। मैरीन फिश वो होती हैं जो
अपने बच्चों को जन्म कहाँ देती है? पानी के अंदर। कौन से पानी? पानी के अंदर तो सारी मछलियाँ रहती हैं। हाँ, समुद्र वाले पानी, जो कि बहुत ही क्या होता है? सॉल्टी होता है, खारा होता है। सो आपको ये लिख लेना है, दीज आर फाउंड इन द कोस्टल एरिया सच एज सी वाटर अराउंड केरल, वेस्ट बंगाल, मुंबई। दीजिए कोस्टल एरियाज का नाम दे दिया, क्या है? केरल, वेस्ट बंगाल, मुंबई, और भी है गोवा वगैरह। फिलहाल ये जो फिश है वो कहाँ पाई जाती हैं? इन रीजन्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र के अंदर ही तो मिलेंगी। यानी कि समुद्र के अंदर रहने वाली मछली जो कि बच्चों को जन्म भी समुद्र के अंदर ही देते हैं, दे आर नोन एज मैरीन फिश। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? वेस्ट बंगाल, सिंपल सी बात कर सकते हैं सर, कोस्टल एरिया में कहीं भी मिल सकते हैं। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, वो भी देख लीजिए। द फिश विच ब्रीड इन वाटर बॉडीज सच ए पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स आर कॉल्ड फ्रेश वाटर फिश। हाँ, यानी कि कुछ ऐसे फिश है जो नेचुरल हैचरीज में ब्रीड करती है, यानी बच्चों को जन्म देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर फिश। क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर फिश। वो सी में नहीं है इसलिए मैरीन नहीं कह सकते। अगर वो सी में होती तो क्या कहते हैं? हम उनको मैरीन कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन फिश फार्म इन गुड हेल्दी स्टेट, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पीएच एक्सेट्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पीएच तो फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बस ऐसे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अगर हम उनको फार्मिंग करनी है, ठीक है, मान लीजिए आर्टिफिशियल हैचरी में हम कर रहे हैं, यानी कि मैनमेड वाले में, तो हमें बार बार उनके पानी को चेंज करते रहना होगा, क्योंकि पानी कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है, जिससे उनको क्या हो सकती है? हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। उसे चेंज करना होगा। उस वाटर में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हो, इसी का ध्यान रखना होगा, और पीएच अमाउंट, यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक ना हो, उसमें एसिड भी ज़्यादा ना हो और बेस भी ज़्यादा ना हो। बात समझ में आ रही है? एसिड और बेस क्या होते हैं अभी आप हायर क्लास में, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर, या फिर आप पिछले क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी आगे के चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाएगा। फिलहाल समझ में आ गया? इन केस ऑफ एनी डिजीज प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी इमीडिएटली गिवन टू द फिश। अगर कोई बीमारी हो गई और आपको पता चला तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट, आज हम इसको फिनिश ही कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। सो नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या रहेगा? एपीकल्चर। और ये डेफिनेशन, क्या हनी बी की भी रेयरिंग होती है? लोग उनको भी पालते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि उसे हनी मिलती है। बात समझ में आ गई? सो ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? एपीकल्चर। क्या कहेंगे? एपीकल्चर। हनी बीज प्रोड्यूस हनी, हनी बीज से क्या मिलता है हमें? हनी। और हनी क्या क्या फायदे हैं? हनी इज रिच इन शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स, इट इज यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो हनी के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। और ये कहाँ? आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज होता है। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड केप्ट इन बी हाइव। हमें हनी कहाँ से मिलता है? हनी बी से। और हनी बी कहाँ से लेके आते हैं? वो क्या करते हैं ना, नेक्टर यानी जो शहद होता है, कहाँ से? फ्लावर से वो चूसते हैं और उसको ले आके अपने घर में स्टोर करते हैं, यानी कि कहाँ पर? बी हाइव में, और फिर हम वहाँ से उसको निकाल लेते हैं। ऑल एक्टिविटीज सच एज लेइंग ऑफ एग्स, रेयरिंग ऑफ लार्वे एंड प्यूपे टेक्स प्लेस इन द कॉम्ब्स। लाइफ साइकिल ऑफ ए हनी बी लास्ट 16 डेज थ्रू 4 स्टेजेस। कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि एक्टिविटीज, अंडे देना, लार्वे का पालन करना, प्यूपे का बड़ा होना, ये सब कहाँ पे होता है? कॉम्ब्स में। हनी कॉम्ब जानते हैं? हाँ, उस एरिया में जिसमें वो रहते हैं, जिसको बी हाइव भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, लाइफ साइकिल ऑफ ए हनी बी लास्ट 16 डेज थ्रू 4 स्टेजेस। कोई भी हनी बी होना वो 16 डेज में ही मर जाते हैं। क्या? हाँ भाई, हनी बीज कैन सर्वाइव ओनली फॉर 16 डेज। हम लोग इतने साल, वो सिर्फ 16 डेज, बट इट इज ट्रू। देखिए, पहले एग में रहेंगे कितना? 3 दिन, और एग से फिर क्या बनेंगे? वो लार्वा। फिर लार्वा से वो 6 दिन लगेगा उनको क्या बनने में? प्यूपा। फिर प्यूपा से 7 दिन लगता है हनी बी बनने में। क्लियर है? तो देखिए 3, 6, 9, 7, 16 हो गया ना, 16 डेज। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी
फ्रॉम द बी हाइव्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम द बी हाइव्स इज कैरिड आउट, 1 मिनट, हाँ तो क्या डिस्कस कर रहे थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम द बीहाइव इज कैरी आउट बाई हनी एक्सट्रैक्टर्स। अब ये क्या होते हैं, ऐसे पर्सन जिनकी आदत होती है बी हाइव से हनी को निकालना, उन्हीं को हम बोलते हैं हनी एक्सट्रैक्टर्स। क्यों उनको कहते हैं, क्योंकि हम निकालने जाएंगे तो हमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। हाँ आप समझ गए ना, तो वो निकालने उनका ऑक्यूपेशन है, उनकी आदत है, इसलिए हम उनको हनी एक्सट्रैक्टर्स कहते हैं। हनी एक्सट्रैक्टर्स आर एन एक्सपीरियंस्ड ग्रुप ऑफ पीपल, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और उनको नुकसान नहीं होता। चलिए, सो नाउ वी नो, ये भी आपको राइट करना है कहाँ, अपने नोटबुक में, ये पूरा का पूरा आपको राइट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर सकते हैं। चलिए पढ़ते पहला, rearing cattle for producing milk and milk products on large scale is called dairying, सही है। सेकेंड, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम आर डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ ये दूध से बनते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री इंक्लूड्स, हाँ पोल्ट्री में क्या क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं जैसे कि चिकन, हेन, डक्स, गीज एक्सेट्रा। द फिश विच ब्रीड इन वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड, रिवर, लेक एक्सेट्रा आर कॉल्ड फ्रेश वाटर फिश। The production of fish on a large scale by farming fish culture in hatches is called, yes, pisciculture. Rearing of honey bees on large scale is called apiculture. Honey is produced by honey bee from the nectar of flowers and kept in the beehive. Last one, life cycle of honey bees lasts 16 days through 4 stages. Complete? Done? ठीक है, तो आज आपका ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट डे हम आपको होमवर्क बताएंगे क्या करना है, एक्सरसाइजेस वगैरह अब आप खुद से ट्राई कर लीजिए। पेंसिल से ही आपको एक्सरसाइज करना है, बात समझ में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से एक्सरसाइज करना है, कर सकते हैं। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।